हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोशन कुमार झा और आप देख रहे हैं पॉलीमर वर्ल्ड। गाइस, जैसे कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, आज प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में हम बात करेंगे, बट थोड़े अलग तरीके से। आज तक बहुत लोगों ने जानते होंगे, आपके यहाँ पे आसपास में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जैसे कि मग, बकेट्स, टूथब्रश। ये बनते कैसे हैं, कभी आपने सोचा है? अगर सोचा है तो उसकी प्रोसीजर्स के बारे में आप ज़्यादा कुछ जानते नहीं होंगे, क्योंकि आपको कभी ऐसे बताया गया नहीं होगा। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्लास्टिक मोल्डिंग्स के बारे में। प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग वर्क कैसे करते हैं। मोस्टली लोग तो जानते ही हैं, जो प्लास्टिक मोल्डिंग 3 स्टेजेस पे वर्क करते हैं, जिसमें 3 होता है: फीड जोन, मैटरिंग जोन और कंप्रेसिव जोन। ये 3 जोन्स होते हैं जिसके थ्रू प्लास्टिक को ग्रेनुअल्स के थ्रू प्रोसेस करके मेल्ट करके पॉलीमर प्रोडक्ट बनाया जाता है। ये होता है, लेकिन कभी हिडन चीज़ों पे ध्यान दिया है दोस्तों? लेकिन उन पॉलीमर इंजीनियर्स और प्लास्टिक इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़रूरी है उन हिडन चीज़ों पे ध्यान देना, जो मैं बताने जा रहा हूँ। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, खास करके उन पॉलीमर इंजीनियर्स के बारे में जो पॉलीमर इंजीनियर आगे जाके इंडस्ट्रीज में काम करने वाले हैं या फिर अभी पढ़ रहे हैं। आज ट्यूटोरियल वीडियो से थोड़ा हट के आज हम ये लेके आए हैं, तो वीडियो को एंजॉय कीजिए। अभी तक तो आप सिर्फ और सिर्फ जानते होंगे एक इंजेक्शन की तरह प्लास्टिक हमारा काम करता है। प्लास्टिक को एज इंजेक्शन की तरह हम इंजेक्ट करते हैं और मटेरियल को फिल कर देते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है, ऐसा आपने सोचा। बट देखा जाए तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, बहुत कॉम्प्लेक्स है। बट उसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसको सिंपल वे में आज आपको समझाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में 3 यूनिट्स होते हैं: इंजेक्शन यूनिट, मोल्ड यूनिट और क्लैंप यूनिट। सबसे पहले प्लास्टिक पैलेट्स को होपर के जरिए फीड जोन में डाला जाता है, फिर हमारे स्क्रू की मदद से वो आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है। बैंड हीटर उसको हीट करते हैं हमारे बैरल को, जिसके थ्रू जो मटेरियल होता है वो हमारा हीट हो जाता है, और फिर पीछे की तरफ स्टॉक लेके जो मोल्टन मटेरियल आगे पहुंचता है स्क्रू की मदद से, वो मोल्ड होने के बाद प्लंज के द्वारा कैविटी तक पहुंचा दिया जाता है दोस्तों। फिर कैविटी के जरिए मोल्ड जब पहुंच जाता है हमारे कैविटी तक, वो प्रोडक्ट अडेप्ट कर लेता है, वो शेप और कैविटी इमेज बना लेता है जो हमें चाहिए होता है। कुछ देर कूल होने के बाद इसको इजेक्ट कर दिया जाता है और ये रिपीटेटिव प्रोसेस होता रहता है। पहले इंजेक्शन यूनिट्स में सिर्फ और सिर्फ प्लंजर हुआ करता था और हीटिंग सिस्टम, जिसके कारण अंदर का जो पार्ट होता था वो कूल रह जाता था, इसीलिए ये बेहतर नहीं था अब के मुताबिक। रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू ने एक न्यू जन्म दिया हमारे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स में। सबसे पहले अर्लियर स्टेज में जो हम गलतियां करते थे वो हम नहीं करते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण अभी के जो हमारे इंजेक्शन मोल्डिंग है वो बेहतर है पहले के मुताबिक। मॉडर्न में जो हम गलतियां नहीं कर रहे हैं वो है हीटिंग। जो पहले वाला पार्ट हमारा कूल रह जाता था, अब इस रेसिप्रोकेटिंग की मदद से ये हमारा होता है। दूसरा जो है वो है फ्लाइट फैक्टर के कारण जो रेसिप्रोकेटिंग हमारा रोटेट करता है, जब हमारा होपर से जब मटेरियल गिरता है वो इक्वली ट्रांजिशन होता रहता है एक फेज से दूसरे फेज, जिसके कारण हमारा बेटर होता है। फ्लाइट के बीच में जो गैप होता है उसके कारण एक शेयर स्ट्रेस जनरेट होता है, जिसके कारण फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, और साथ ही साथ स्क्रू और बैरल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके कारण जो मटेरियल ऊपर रह जाता है वो बैरल के साथ घिसकर शेयर स्ट्रेस के कारण, फ्रिक्शन के कारण भी कुछ मटेरियल मेल्ट हो जाता है। ये बेहतर है अभी के प्रोसेस में। अब हम देखते हैं कि नोजल का जो सिस्टम होता है उसमें हमारे 3 फ्लूइड्स बने होते हैं जो कि आगे की तरफ पुश करते हैं प्लंजर के जरिए, जिससे कि मटेरियल फिल होता है। लेकिन गाइस, इसके नीचे एक गास्केट टाइप सिस्टम बना है, जिसके कारण आप फॉरवर्ड तो ले सकते हो लेकिन बैकवर्ड नहीं ले सकते, क्योंकि इसके अंदर चेकरिंग और थ्रस्टरिंग होता है जो मटेरियल को बैकवर्ड नहीं आने देता। ये एक अच्छी बात है, जिससे कि मटेरियल का वेस्टेज नहीं होता है। जैसे कि हम कोई भी इंजेक्शन में सिरिंज के जरिए हम कोई मटेरियल फिल करते हैं तो उसके अंदर एक मोल्ड का जो पार्ट होता है वो हमारा वेंट होता है चारों तरफ, जिसमें वेंटिंग प्रोसेस की जाती है, और साथ ही साथ वो जो लैंडिंग स्पेस होता है वो बहुत गर्म होता है, और उसकी जो डेप्थ होती है बहुत माइक्रोन मीटर डीप होती है, जो हमारे हेयर के मुताबिक होती है दोस्तों। बात करते हैं कूलिंग सिस्टम की। कूलिंग सिस्टम हमारे मोल्ड के अंदर अरेंज किया गया होता है, जिससे कि हमारा पार्ट जो बन जाए वो अंदर ही वो कूल हो जाए और साथ साथ हार्ड हो जाए। आफ्टर कूलिंग हमारा पार्ट इजेक्ट हो जाता है इजेक्शन सिस्टम के थ्रू। इंजेक्शन में भी बहुत सी ऐसी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हमारा ड्राफ्ट एंगल यदि 90 डिग्री का होगा तो वैक्यूम क्रिएट होगा, जिसके कारण हम जल्दी से इजेक्ट नहीं कर पाएंगे। बट यही को यदि हम टापट कर दे, उस ड्राफ्ट एंगल को 45 कर दे या 75 कर दे, जिससे कि हमारा निकलने में, प्रोडक्ट इजेक्ट होने में आसानी होती है। यही ज्यादा बेटर है और यही से हम ट्रबल शूटिंग का नाम दे सकते हैं। और हम बात करते हैं मल्टीपल स्प्रू की। मल्टीपल स्प्रू सिस्टम में जो एक स्प्रू होता है और चारों तरफ रनर सिस्टम्स होता है, जिसके थ्रू मटेरियल फिल होता है, लेकिन साथ ही साथ एक गेट सिस्टम होता है उनके चारों तरफ जो रेक्टेंगल शेप
टाइप का अब दिख रहा होगा। उस गेट सिस्टम के थ्रू मटेरियल फिल होता है और ज़्यादातर प्रोडक्ट में ये गेट सिस्टम बचा रह जाता है। हम देख सकते हैं जैसे कि हमारा एरोप्लेन पार्ट्स। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है गाइस, जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं आगे बहुत कुछ लाने वाला हूँ। आपकी करियर काउंसलिंग भी करने वाला हूँ, जो आप पॉलीमर में और क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि फील्ड में बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। तो गाइस जाइए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।